अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा बेसिकली 12th वीक लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम लोग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द लॉ ऑफ सप्लाई। Firms are willing to produce and sell a greater quantity of a good when the price of the good is high. So this results in a supply curve that slope upward. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिस्कस करने के लिए हमें डिफरेंट लॉ जो हैं, स्पेशली लॉ ऑफ सप्लाई को डिस्कस करना पड़ेगा। किस लॉ के अकॉर्डिंगली जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं। फर्म हमेशा तब जो है मोर प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज विलिंग होती है, जबकि गुड्स की जो प्राइसेस होती हैं वो हाई होती हैं, जिसकी वजह से जो सप्लाई कर्व है उसकी स्लोप अपवर्ड होती है और पॉजिटिव होती है। अब पॉजिटिव स्लोप बेसिकली जो कर्व की होती है वो ये शो करती है पॉजिटिव रिलेशनशिप प्राइस एंड क्वांटिटी का। अगर प्राइजेज हाई होंगी तो फर्म हायर प्राइजेज पे हायर क्वांटिटी ऑफ़र करेंगी। अगर प्राइजेज लो होंगी तो फर्म लोअर प्राइजेज पे लोअर क्वांटिटी ऑफ़र करेंगी। इसलिए प्राइस और क्वांटिटी का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है और सप्लाई कर्व की जो स्लोप होती है वो अपवर्ड होती है। द इकोनॉमिक गोल ऑफ द फर्म इज़ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। हर फर्म का बेसिक मकसद जो होता है, बुनियादी मकसद जो होता है वो मुनाफा कमाना है और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है। कोई भी फर्म, कोई भी बिज़नेस जो है वो प्रॉफिट के बिना या इस कॉन्सेप्ट के बिना नहीं चल सकता। अगर आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अगर उससे प्रॉफिट नहीं होगा तो आप वो काम नहीं करोगे। कोई भी फर्म तब तक चलती है जब तक उसको मिनिमम प्रॉफिट होता है। अब मिनिमम प्रॉफिट उस टाइम तक होता है कि जब किसी भी फर्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी हो रही होती है और उसके जो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है, इन द सेंस कि जो एंटरप्रेन्योर है उसकी सैलरी एट्सेट्रा वो कंप्लीट हो रही होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से अगर फिक्स्ड कॉस्ट उसमें आती है, वेरिएबल कॉस्ट आती है। अगर फर्म में वेरिएबल कॉस्ट कुछ हिस्से उसके पूरे नहीं हो रहे होते लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो कम्प्लीटली पूरी होती है, तो वो ऐसी सिचुएशन होती है कि कुछ फर्म ये एक्सपेक्ट कर रही होती है कि फ्यूचर में सिचुएशन बेहतर होगी, मे बी हमें मोर प्रॉफिट हो। बट ये शॉर्ट टर्म में होता है, लॉन्ग टर्म में नहीं होता। लॉन्ग टर्म में कोई भी फर्म मिनिमम प्रॉफिट के बिना नहीं चल सकती, सस्टेन नहीं कर सकती। Total revenue basically the amount that the firm receive for the sale of its production or its product. कोई भी फर्म जो उसने प्रोड्यूस किया होता है, जब वो कम्प्लीटली सेल करती है तो उससे जो उसको अमाउंट मिलती है या जो मनी रिसीव होती है वो बेसिकली उस फर्म का जो टोटल रेवेन्यू होता है उसे कहते हैं। द अमाउंट दैट द फर्म पेज टू बाय इनपुट। जो फर्म जो भी इनपुट्स बाय करने के लिए जो पे करती हैं इन द टर्म ऑफ मनी, बेसिकली वो उस फर्म की टोटल कॉस्ट होती है। ऑफ कोर्स जब टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस की जाती है तो उस टाइम पे जो भी एग्रीगेट अमाउंट किसी फर्म के पास बचती है वो उस फर्म का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट इज़ ऑफन रेफर टू एज प्रोड्यूसर सरप्लस। इट इज़ द अमाउंट अ सेलर इज़ पेड माइनस कॉस्ट। जो प्रॉफिट होता है बेसिकली वो रेफ़र करता है प्रोड्यूसर सरप्लस को। ये प्रोड्यूसर का एज है, उसको जो बेनिफिट हो रहा है, उसको जो प्रॉफिट हो रहा है, ये उसके बारे में बात हो रही है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ अ सेलर इज़ पेड माइनस कॉस्ट। अब जो सेल से रेवेन्यू जनरेट हुआ था किसी भी फर्म का, जब उसमें से इनपुट की कॉस्ट को माइनस कर दिया जाएगा तो जो बचेगी पीछे अमाउंट वो प्रॉफिट होता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। कॉस्ट एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है और कॉस्ट एज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अ फर्म्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड ऑल द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग इट्स आउटपुट ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है ऐसी कॉस्ट होती है कि अगर आप कुछ लेफ्ट कर रहे हैं
और वो ऑप्शन छोड़ के सेकंड ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, तो जो ऑप्शन आप ड्रॉप कर रहे हैं दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप जो जॉब कर रहे हैं किसी जगह पे, तो आपकी जो सैलरी है दैट इज़ 30,000। अब आपको बेटर जॉब मिली है, आप उसकी तरफ मूव कर गए, लाइक नेक्स्ट सैलरी आपकी क्या है, 35,000 है। तो नेक्स्ट जॉब अचीव करने के लिए जो फर्स्ट जॉब आपने छोड़ी थी दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी, 30,000, क्योंकि उस जॉब की सैलरी आपकी 30,000 थी। सो किसी भी फर्म की बेसिकली जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, लाइक वो अपने जो इनपुट्स हैं या अपनी जो फाइनेंस हैं वो एक ऑप्शन छोड़ के सेकंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं, तो जो ऑप्शन वो ड्रॉप कर रहे होते हैं ऑफ कोर्स वो उस फर्म की जो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अब हम बात करेंगे एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। अ फर्म कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स अ डायरेक्ट मनी आउटले फॉर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। So, and implicit cost do not involve a direct money outlay. अब इसको मैं सिंपली आपको बताऊं कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो होती है, लाइक जो भी एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं या आपकी जो भी जो मनी है वो आपकी फर्म से जा रही होती है। लेट्स सपोज के आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आ रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वेजेस आ रही हैं, आपने इनपुट के लिए जो मनी पे किया एट्सेट्रा, वो आपकी फर्म में से बाहर जा रहे हैं। सो दैट ऑल आर योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, बिल्डिंग का रेंट। लेट्स सपोज वो बिल्डिंग उसी ऑनर की थी जिसकी वो फर्म थी, लेकिन जबकि बिज़नेस के अकॉर्डिंगली बिज़नेस का असूल होता है कि आप अपनी पर्सनल चीज़ जो है लाइक आप अपने बिज़नेस और पर्सनल सेपरेट रखते हैं, तो अगर वो उस बिजनेसमैन की प्रॉपर्टी थी भी, लेकिन उस बिल्डिंग का रेंट कंसीडर होता है कि अगर उसने वो बिल्डिंग इस फैक्ट्री के लिए या फर्म के लिए यूज़ ना की होती, तो ऑफ कोर्स वो बिल्डिंग उसने रेंट पे दी होती या किसी और को दी होती, तो उस टाइम पे उसकी जो भी मार्केट रेंट वैल्यू है वो फर्म में से माइनस होती है, वो एक्सपेंसेस में ऐड होती है, जो कि जैसे हमने पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए डिस्कस किया। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। लेट्स सपोज कि उसकी फैक्ट्री का अराउंड मार्केट जो रेंट बन रहा है दैट इज़ 7 to 10 लाख। तो अगर वो खुद यूज़ ना कर रहा होता अपनी फर्म के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए, और उसने किसी को रेंट पे दिया होता, तो वो 7 to 10 लाख उसकी अर्निंग होती। सो ऑफ कोर्स 7 to 10 लाख उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सो अगर वो अभी इसमें अपनी पर्सनल बिल्डिंग यूज़ कर रहे हैं, तो जो 7 to 10 लाख है वो ऑनर को जाएगा, बट इट्स अ इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि वो विद इन जो फर्म है उसमें यूटिलाइज हो रहा है। एंड सेकेंडली जो ऑनर है, ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, उसकी अपनी सैलरी वो भी इम्प्लिसिट कॉस्ट में आती है। सो बेसिकली जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है वो फर्म में से जा रही होती है, बट वो अदर फैक्टर्स जो होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, उनके लिए यूज़ हो रही होती है। बट इम्प्लिसिट कॉस्ट ऐसी होती है जो कि इंटरनल फैक्टर्स के लिए यूज़ हो रही होती है, और वो इंटरनली यूज़ हो रही होती है। Economists includes all opportunity cost when measuring cost. Accounts measure the explicit cost but often ignore the implicit cost. यहाँ पे लाइक हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बेसिकली वो इंक्लूड होती है जब आप टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को देख रहे होते हैं, जब आप कॉस्टिंग मेजर कर रहे होते हैं, आप मंथली बेसिस पे करें, वीक लाइक एनुअली चेक करें कि हाँ लेट्स सपोज हमने ये प्रोजेक्ट किया था या इस तरह से, या इस साल की हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, हमारे रेवेन्यूज़ कितने हैं, तो देन आपको आइडिया होता है कि जी आपका प्रॉफिट कितना है। सो जब कॉस्टिंग हो रही होती है, आप कॉस्ट मेजर कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या करते हैं कि जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है वो मस्ट मेजर करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो कि मैंने आपको बताया कि वो विद इन जो फैक्ट्री है या विद इन फर्म जो है वो यूज़ हो रही होती है, फर्म के ऑनर के पास जा रही होती है, वो किसी एक्सटर्नल पर्सन के पास नहीं जा रही होती। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वो इग्नोर कर दी जाती है। सो दैट्स वाई हम इसको एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेते हैं। So when total revenue exceed both explicit cost and implicit cost, the firm earn economic profit. So economic profit is smaller than accounting profit, etc. जब भी फर्म के रेवेन्यू जो हैं वो फर्म की इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट बोथ कॉस्ट कवर करते हैं, लाइक उसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी वो कवर कर रहे होते हैं जो कि एक्सटर्नल फैक्टर को पे कर रहे होते हैं, बट एज वेल एज जो कि इंटरनल फैक्टर को पे कर रहे हैं वो कॉस्ट भी जब माइनस कर दी जाती है,
तो देन अगर रेवेन्यू बच जाते हैं तो ऑफ कोर्स वो उस फर्म की जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है उसमें ऐड होते हैं। देन आप ये कह सकते हैं कि नाउ ये फर्म जो है लाइक प्रॉफिट में जा रही है। हाउ एन इकोनॉमिस्ट व्यू अ फर्म, लाइक एक इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉफिट है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट ये भी रेवेन्यू में ही आ रहा है, बट टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर हम देखें तो उसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों आती हैं। अगर आप इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट में जो आपकी टोटल कॉस्ट लग रही है, अगर वो आप वो चीज़ बनाने में ना लगा रहे तो लेट्स सपोज किसी का गारमेंट्स का बिजनेस है, तो आप गारमेंट इंडस्ट्री में, कॉटन इंडस्ट्री पे वो पैसे ना लगा रहे होते तो डेफिनेटली आप कोई और बिजनेस कर रहे होते। सो जो बिज़नेस आपने छोड़ा, हम उसको एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसीडर कर रहे हैं। और नेक्स्ट आपका जी ये इन दोनों को माइनस करने के बाद जो आपके पास रेवेन्यू बचता है वो आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है। ये तीनों चीज़ें रेवेन्यू में है। रेवेन्यू बेसिकली होता है कि जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जो प्रोड्यूस कर रही है कोई भी फर्म, वो जब सेल करती है तो वहाँ से जो अमाउंट जो मनी जनरेट होती है दैट इज़ फ्रॉम रेवेन्यू। सो रेवेन्यू में से जब हम टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस करेंगे तो जो हमारे पास बच जाएगा वो इकोनॉमिक प्रॉफिट। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ एन अकाउंटेंट व्यू अ फर्म। ये फर्स्ट जो हमने कॉलम देखा ये हमने इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। अब हम जो सेकंड कॉलम देख रहे हैं, हम ये एक अकाउंटेंट के, जो फर्म का अकाउंटेंट है वो कैसे कॉस्ट करता है, कॉस्टिंग करता है, मैयर करता है, हम उसके अकॉर्डिंगली देख रहे हैं। सो फर्म जो अकाउंटेंट है वो बेसिकली क्या देखता है कि ये एज अ होल रेवेन्यू है। अब वो देख रहे हैं कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट अगर आपने टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर दी तो पीछे जो भी बचेगा अकाउंटेंट उसको प्रॉफिट कंसीडर कर रहा है। लाइक जो फर्म की बेसिकली कॉस्टिंग होती है जब, और जो कि जब कॉस्ट में रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस की जाती है, या फर्म का जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो ऑनर की पर्सनल सैलरी, उस बिल्डिंग का रेंट एट्सेट्रा वो चीज़ें इग्नोर कर देता है। उसको कंसीडर किया जाता है लाइक ये अपनी ही चीज़ है तो ऑफ कोर्स इसके लिए पे करने की क्या ज़रूरत है एट्सेट्रा। सो लाइक वी ऑल आर नॉट एज प्रोफेशनल एज इकोनॉमिस्ट प्रोफेशनल। कोई भी इकोनॉमिस्ट जो है वो डीपली देखता है और इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंगली पर्सनल और बिज़नेस को सेपरेट रखना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हम पर्सनल और बिज़नेस सेपरेट नहीं रखते। इस वजह से हमें एक्यूरेटली इस चीज़ को गैस ही नहीं हम लोग कर पाते कि एक्चुअल हमारा प्रॉफिट कितना है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं जी जो मिस्टेक नॉर्मली हम करते हैं ये सेम वही मिस्टेक है जो कि अकाउंटेंट के व्यूज़ से है। सो यहाँ पे जो बिल्डिंग का रेंट है ऑफ कोर्स उसको इग्नोर कर दिया गया, इम्प्लिसिट कॉस्ट को इग्नोर कर दिया गया, ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है वो माइनस की गई और बाकी जितने भी रेवेन्यू थे उसको एज अ प्रॉफिट कंसीडर किया जा रहा है। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, अ फर्म्स कॉस्ट रिफ्लेक्ट्स इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। सो एक फ़र्म की जो बेसिकली ओवरऑल कॉस्ट होती है, लाइक हम जिसको हम टोटल कॉस्ट कहते हैं, उसमें डिफरेंट हमने बात की पहले, एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी होती है, समटाइम हम उसको कहते हैं उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, फिक्स कॉस्ट भी होती है एट्सेट्रा। सो ये अल्टीमेटली क्या है कि शो करती है कि फर्म के प्रोडक्शन प्रोसेस को, कि आप क्या क्या बना रहे हैं और किस तरह से बना रहे हैं। अब ये प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? The production function shows the relationship between quantity of the inputs used to make a good and the quantity of output of that good. So फर्म का प्रोडक्शन प्रोसेस शो करता है, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस रिलेशनशिप शो करता है किनके बीच में, क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स यूज्ड टू मेक अ गुड एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट गुड। कि आप इनपुट की कितनी क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट गुड। अब वो लाइक इनपुट लगाने के बाद आपको कितनी क्वांटिटी में आउटपुट मिल रही है। सो इसे हमें पता चलता है लाइक दैट इज़ आवर प्रोडक्शन फंक्शन। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एनी इनपुट इनटू प्रोडक्शन इज द इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑब्टेन फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ दैट इनपुट। मार्जिनल वर्ड हमेशा चेंज को शो करता है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करें मार्जिनल प्रोडक्ट को, लाइक मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है। सो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एनी इनपुट इनटू प्रोडक्शन, लाइक प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी इनपुट
द इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, जिसकी वजह से क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो रही है, ऑब्टेन फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ दैट इनपुट। लाइक आपने जो भी इनपुट का एडिशनल यूनिट अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ किया और उसकी वजह से जो आपकी आउटपुट में इंक्रीज़ आया है, सो स्पेसिफिक वो इंक्रीज़ जो है दैट इज़ योर मार्जिनल प्रोडक्ट। अभी हम देखते हैं एडिशनल आउटपुट आपने लेनी है, उसको डिवाइड कर देना एडिशनल इनपुट पे। लाइक लेट्स सपोज कि हम कहते हैं कि फ्लोर मिल है, पहले 100 बैग आप वीट के जो हैं यूज़ कर रहे थे फ्लोर बनाने के लिए, वीट फ्लोर बनाने के लिए। अब आपने 105 बैग जो है वो वीट के यूज़ किए। सो 105 वीट के बैग यूज़ करने से आपका लेट्स सपोज जो फ्लोर है लाइक उसके बैग इंक्रीज़ हुए हैं। सो वो 5 एक्स्ट्रा जो यूनिट हैं, जो बैग हैं वीट के यूज़ करने से कितने एक्स्ट्रा फ्लोर के बैग आपको मिले, या दैट इज़ योर आउटपुट एंड इनपुट। सो आप आउटपुट को डिवाइड करेंगे इनपुट पे और आपको आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट है जी डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। बेसिकली डिमिनिशिंग वर्ड का मतलब होता है डिक्रीज होना, कम होना। मार्जिनल प्रोडक्ट लाइक प्रोडक्ट में चेंज, सो बीइंग अ टाइम जो कि चेंज था वो कम हो रहा है। लेट्स सपोज के फर्स्ट टाइम चेंज 5 यूनिट का आया, नेक्स्ट टाइम वो कम हो के 4 का आया, 3 का आया। सो एडिशनल यूनिट जब भी आप इनपुट के लगाते हैं, स्टार्ट में वो इंक्रीज़ आता है, लेकिन उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है कि इक्वल हो जाता है और उसके बाद वो डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। सो डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट इज़ द प्रॉपर्टी वेयर बाय द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट डिक्लाइन एज द क्वांटिटी ऑफ द इनपुट इंक्रीज। लाइक बीइंग अ टाइम जितनी क्वांटिटी आप इनपुट की इंक्रीज करते जाएंगे, सो एक लेवल के बाद जो है आपकी आउटपुट जो है या आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिमिनिश करना स्टार्ट हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। एज अ एग्जाम्पल, एज मोर एंड मोर वर्कर आर हायर्ड एट अ फर्म, ईच एडिशनल वर्कर कॉन्ट्रीब्यूट्स लेस एंड लेस टू प्रोडक्शन बिकॉज द फर्म हैज़ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट्स। लाइक आप क्या कर रहे हैं कि आपने एक्स्ट्रा लेबर, एक्स्ट्रा वर्कर हायर करना स्टार्ट कर दिए अपनी फर्म में कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोड्यूस करें, हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करे। सो क्या होगा, एक लेवल आएगा कि आपके जो मार्जिनल लाइक प्रोडक्ट है वो कम हो जाएगी, डिमिनिश करना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपके पास जो आपकी इक्विपमेंट्स है, आपकी जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, आपकी फैक्ट्री का साइज़ लिमिटेड है, आपकी मशीनरी लिमिटेड है। सो एक्स्ट्रा वर्कर हायर करने से कुछ नहीं होगा, इनफैक्ट उनका जो लाइक वर्क होगा वो डिवाइड हो जाएगा और वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर पाएंगे। द स्लोप ऑफ the production function measures the marginal product of an input such as the worker. When the marginal product decline, the production function becomes flatter. So जो production function की basically slope है वो हमें ये बताती है कि marginal product का जो basically आप an input है उसका क्या trend है। When the marginal product decline, जब मार्जिनल प्रोडक्ट में डिक्लाइन आता है तो प्रोडक्शन फंक्शन का जो ग्राफ है बेसिकली वो फ्लैटर हो जाता है। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो अभी आप ये देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पे हम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो है वो शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कुकीज़ एज अ प्रोडक्ट ली हैं। एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ़ वर्कर्स हायर्ड। सो अभी आप देखते हैं कि फ़र्स्ट जो वर्कर जब जो है वो एंगेज किया फर्म ने, फर्स्ट वर्कर एंगेज किया तो उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी पर आवर थी दैट वाज अ 50। सेकंड जब हायर किया तो 90। लाइक सेकंड वर्कर फर्स्ट की 50 थी एंड सेकंड की 90, तो अगर आप डिफरेंस देखें तो 40 का है। लाइक फर्स्ट की 50 एंड सेकंड की 40, दोनों को ऐड करके वर्किंग कैपेसिटी 90 होगी। अब आप थर्ड चेक करें तो इससे 20, फिर फर्दर डिक्लाइन आ रहा है। अगर आप फोर्थ वर्कर एंगेज करें तो इट्स अ 140, फिर डिक्लाइन आ रहा है। लाइक आप यहाँ से जो हमने डॉट लगाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चेंज आ रहा है बीइंग अ टाइम, जो इंक्रीज़ आ रहा है वो इंक्रीज़ जो है वो उसकी रेशो कम है। लाइक फर्स्ट टाइम जो कैपेसिटी थी वर्किंग पर आवर कैपेसिटी वो ज़्यादा थी, सेकंड कम थी, थर्ड उससे भी कम थी। हो इंक्रीज़ रहा है लेकिन एट अ लो रेट।
सो अल्टीमेटली क्या होगा कि एक लेवल पे जाके ये स्ट्रेट लाइन फिर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा. सो द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी a firm can produce and its costs determine so its pricing decisions. The total cost curve shows the relationship graphically. So next फर्स्ट वर्कर जब हमने लगाया तो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट हमारी 50 थी. सो यहाँ पे देखें जी, फर्स्ट वर्कर लगाने के बाद क्वांटिटी जो है ये 50 पे है. तो इस तरह से हमारी कॉस्ट जो थी, टोटल कॉस्ट, वो इंक्रीज़ हो गई. उसके बाद इस तरह से हमारी जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीज़ हो रही है और साथ साथ जो है वो कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही है और हमारा टोटल जो कॉस्ट कर्व है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि अपवर्ड स्लोप. नेक्स्ट हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बी डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. जो बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो टू कॉस्ट पे फर्दर डिवाइडेड होती है. उसमें एक वेरिएबल कॉस्ट होता है और एक जो है फिक्स्ड कॉस्ट होता है. फिक्स्ड कॉस्ट जो कि हमने पहले बात किया कि फैक्ट्री की रेंट की जो कॉस्ट है, जो कि हमने देखा पीछे हमारे पास $30 है जो कि फिक्स्ड है और वो थ्रू आउट द टाइम फिक्स ही रही है. उसके बाद वर्कर की सैलरीज एट्सेट्रा जो होती है वो आप अगर फर्दर न्यू वर्कर हायर नहीं करते या आपने लाइक सेम कैटेगरी के वर्कर डिफाइन कर दिए हैं तो उसमें फिर उनकी सैलरीज भी आप बेशक वर्कर हायर करते रहें तो वो लाइक इंक्रीज़ हो रही है लेकिन सेम रेट पे. वेरिएबल कॉस्ट वैसे उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो वेरिएबल कॉस्ट में हम लेते हैं उसमें इनपुट की कॉस्ट आती है और बेसिकली हमारे पास वर्कर्स आते हैं, क्योंकि अगर हम फर्दर वर्कर्स हायर करेंगे तो वो इंक्रीज़ हो रही है. टोटल कॉस्ट तो ऑफकोर्स आपकी वर्कफोर्स की इंक्रीज़ हो रही है. सो दैट इज़ a fixed cost are those costs that do not vary with the quantity of output produced. Like वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती फिक्स्ड कॉस्ट आपकी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस के साथ. अगर आपकी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसका आपके फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा. आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी. बट वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट डू वेरी विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड. सो वेरिएबल कॉस्ट वेरी करेगी, चेंज होगी आपकी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस के साथ. अगर आपकी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीज होने के लिए आपको अपनी इनपुट की क्वांटिटी भी इंक्रीज करनी पड़ेगी. सो इनपुट की क्वांटिटी इंक्रीज करने का मतलब यह है कि आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज अ टीएफसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट आपको फाइंड करने के लिए आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोथ करने पड़ेंगे. लाइक वेरिएबल कॉस्ट लाइक जो वेरिएबल फैक्टर थे वो कितने थे, उन पे कितनी कॉस्ट आई और आपके जो फिक्स्ड फैक्टर हैं उसको उन दोनों को ऐड करेंगे, देन आपकी टोटल कॉस्ट. अभी हम देखते हैं कि लाइक फैमिली ऑफ अ टोटल कॉस्ट. अब हमने पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमने देखा कि हमने कैसे जो कॉस्ट है बेसिकली वो मेजर करनी है. हमारे पास जो वर्कर्स हैं उसमें हमने देखा क्वांटिटी एक्सेट्रा देखा. अभी हम अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट देखेंगे. ये क्वांटिटी शो कर रही है. सो यहाँ पे क्वांटिटी जब हमारी फर्स्ट क्वांटिटी थी टोटल कॉस्ट हमारी 3 थी, क्योंकि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हमारी बेसिकली $3 थी और वेरिएबल कॉस्ट 0 था. अब हमारी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, दैट इज़ अ 3.3 टोटल कॉस्ट है, बिकॉज के फिक्स्ड कॉस्ट 3 है बट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 0.30 हो चुकी है. नेक्स्ट आप सेकंड क्वांटिटी यूनिट पे देखेंगे तो आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो सेम है बट वेरिएबल कॉस्ट देन फिर अगेन जो है वो इंक्रीज़ होगी, 0.80 पे चलेगी, 1.5, 2.5. सो आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट के साथ जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको ऐड करते जाएंगे तो आप ये देखते जाएंगे कि आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो बीइंग अ टाइम इंक्रीज़ हो रही है with the increase in quantity of output. So average cost can be determined by dividing the firm cost by the quantity of output produced. So firm cost को आप अगर quantity of output produced पर divide करेंगे तो आपको जो receive होगी, जो मिलेगी, that is your average cost. The average cost is the typical cost of each unit of produced. तो बेसिकली जो एवरेज कॉस्ट होती है वो जो ईच यूनिट प्रोड्यूस होता है ना उस पर होता है, पर यूनिट कॉस्ट होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी आउटपुट को टोटल जो कि क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस है उसको डिवाइड कर देना है फर्म की टोटल कॉस्ट के. सो ऑफ कोर्स हमें जो कॉस्ट मिलेगी दैट इज़ एवरेज कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट आल्सो. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है एंड एवरेज टोटल कॉस्ट है. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर देंगे तो हमारे पास जो आएगी वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होगी. ऑफ कोर्स वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी. एंड एवरेज टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करेंगे तो हमें एवरेज टोटल कॉस्ट मिल जाएगी.
फिर एक बार अगेन से कहूँगी कि एवरेज टोटल कॉस्ट जो है बेसिकली दैट इज़ द लाइक एग्रीगेट ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आल्सो। इस टेबल का ये ग्राफ है बेसिकली टेबल नंबर 3 का, वेरियस मेजर्स ऑफ अ कॉस्ट। तो ये क्वांटिटी ऑफ जो आउटपुट है हमने उसको एक्स एक्सिस पे रखा और हमारी जो कॉस्ट है हमने उसको वाई एक्सिस पे रखा। इधर देखें, ये देखें कॉस्ट जो है हमारी वो वाई एक्सिस पे है और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट हमारे पास एक्स एक्सिस पे है। ओके जी, हमारे पास बेसिकली जो एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व है विच इज़ यू शेप्ड. So at a very low level of output, average total cost is high because fixed cost is like spread over only a few units. Like जब हमारे पास जो आउटपुट लेवल है एवरेज का अगर वो हाई होता है बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इज स्प्रेड ओवर ओनली फ्यू यूनिट्स. सो एवरेज टोटल कॉस्ट डिक्लाइन एज आउटपुट इंक्रीज. एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो बीइंग अ टाइम डिक्लाइन करती है जबकि आउटपुट हमारी इंक्रीज होती है क्योंकि हम एवरेज टोटल कॉस्ट को कहते हैं पर यूनिट कॉस्ट. तो अगर आउटपुट ज़्यादा होगी तो जो कॉस्ट है वो ज़्यादा यूनिट पर डिवाइड होगी तो अल्टीमेटली जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो डिक्लाइन कर जाएगी. एवरेज टोटल कॉस्ट स्टार्ट राइजिंग बिकॉज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइजेज सब्सटेंशियली. अगर हमारी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज़ करेगी तो जो एवरेज टोटल कॉस्ट है ऑफ कोर्स वो भी इंक्रीज़ करेगी. अभी हम देखते हैं कॉस्ट कर्व एंड देयर शेप्स. इसमें हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व एक्सेट्रा ये सारे कर्व देखेंगे. इसी तरह हमने कॉस्ट जो है वो मेजर कर रहे हैं वाई एक्सिस पे एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो है वो हम उन्हें एक्स एक्सिस पे जो है वो मेजर कर. सो अभी आप देख रहे हैं हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट जो है स्टार्ट में ज़्यादा थी लेकिन बीइंग अ टाइम डिक्लाइन हो रहा है और फिर उसके बाद दोबारा से ऊपर की तरफ जा रही है. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट स्टार्ट में ज़्यादा थी और टाइम के साथ साथ जो है वो काफ़ी कम हो रही है और अगर फर्दर भी आप देखेंगे तो ये नीचे कम होती जाएगी. अगर आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देख रहे हैं तो पहले ये थोड़ी कम हुई फिर उसके बाद इसने दोबारा ऐड अप होना स्टार्ट कर दिया. सो बेसिकली जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट बनती है. व्हेनेवर मार्जिनल कॉस्ट इज़ लेस देन एवरेज कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट इज़ फॉलिंग. जब आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो अगर एवरेज टोटल कॉस्ट से कम होती है तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है एवरेज टोटल कॉस्ट वो कम होना स्टार्ट हो जाती है. व्हेनेवर मार्जिनल कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट इज़ राइजिंग. जब मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है एवरेज टोटल कॉस्ट से तो उस टाइम पे एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है. उसमें हमने क्या कहा था कि द मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्रॉस द एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व एट द एफिशिएंट स्केल. तो बेसिक ये लेवल है जिस पे हमारे पास जो कॉस्ट है वो 1 है और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो 7 है. यहाँ पे हमारे पास जो कॉस्ट है एवरेज टोटल कॉस्ट दैट इज़ मिनिमम. ये एफिशिएंट स्केल है जहाँ पे हमारी इस लेवल पे आके मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो इक्वल हो रही हैं. For many firms, the divisions of total cost between fixed and variable cost depend on the time horizon being considered. Like ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो है वो शॉर्ट रन का टाइम पीरियड है या लॉन्ग टर्म है. सो इन द शॉर्ट रन सम कॉस्ट आर फिक्स्ड, इन द लॉन्ग रन फिक्स्ड कॉस्ट बिकम वेरिएबल. शॉर्ट रन में हमारे पास कुछ कॉस्ट फिक्स्ड होती है कुछ वेरिएबल होती है बट लॉन्ग रन में हमारे पास सारी कॉस्ट वेरिएबल होती है. लॉन्ग रन में हमारे पास जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट भी वेरिएबल बन जाती है क्योंकि हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता. लॉन्ग रन में हम जितनी भी कॉस्ट है उसको एज अ वेरिएबल कॉस्ट ही कंसीडर करते हैं. सो बिकॉज मैनी कॉस्ट आर फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन बट वेरिएबल इन द लॉन्ग रन, अ फर्म लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व डिफरेंट फ्राम इट्स अ शॉर्ट रन कर्व. पहले जो जितने भी हमने पढ़े थे वो शॉर्ट रन कर्व थे, अभी हम लॉन्ग रन के कर्व पढ़ेंगे. सो लॉन्ग रन में हमारे पास सारी कॉस्ट वेरिएबल होती है इसलिए लॉन्ग रन के और शॉर्ट रन के जो कर्व्स हैं वो डिफरेंट हैं और शॉर्ट रन में हमारे पास कुछ कॉस्ट वेरिएबल होती है और कुछ कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड होती है. एनिमीज ऑफ स्केल. Enemies of scale occur when long run average total cost fall as the quantity of output increasing. Basically enemies of scale वो efficient level है, वो best utilization of the resources है जहाँ पे हम ये कहते हैं कि जो हमारी
लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है एज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीजेज, कि क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के इंक्रीज होने के साथ साथ लॉन्ग रन जो एवरेज कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, वो कम होना है। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल बेसिकली which occurs when long run average total cost rises as the quantity of output increase. So diseconomies of scale उस टाइम पे जो है वो एग्जिस्ट करता है जब हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है एज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस, लाइक क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो रही है और इसके साथ साथ एवरेज टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होना जाती है। कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल अकर्स व्हेन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट स्टे द सेम एट द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस। सो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में हमारी जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहती है, ना तो वो इंक्रीज़ होती है ना डिक्रीज़ होती है। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने से जो एवरेज टोटल कॉस्ट है उस पर कोई फ़र्क नहीं। अभी हमारे पास ये यहाँ पे हम वाई एक्सेस पे एवरेज टोटल कॉस्ट को मेजर कर रहे हैं और एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी ऑफ द लाइक कार्स पर डे। हम कार्स पर डे जो बेसिकली दिस इज़ अ प्रोडक्ट, सो हम इसको एज एग्जांपल ले रहे हैं। अभी आप देखते हैं कि शॉर्ट रन विद स्मॉल फैक्ट्री हम एवरेज टोटल कॉस्ट जो है बेसिकली स्मॉल फैक्ट्री का वो ले रहे हैं, देख रहे हैं कि एवरेज टोटल कॉस्ट इन शॉर्ट रन विद द मीडियम फैक्ट्री। अब हम एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो शॉर्ट रन में ही मीडियम फैक्ट्री की मेजर कर रहे हैं। थर्ड कर्व जो है हम शॉर्ट रन में लार्ज फैक्ट्री का जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो कर्व डिस्क्राइब। अब हम इन तीनों कर्व को इनकी मिनिमम कॉस्ट के लेवल पे जो टच कर रहे हैं दैट इज एवरेज टोटल कॉस्ट इन लॉन्ग रन। हमने शॉर्ट रन में डिफरेंट फैक्ट्रीज़ को किया और डिफरेंट फैक्ट्रीज़ को लाइक उनके यूनिट्स को एवरेज टोटल कॉस्ट को मिलाने से हमें लॉन्ग रन कर्व मिला। दिस इज़ इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, जब आपकी जो कॉस्ट है वो डिक्लाइन कर रही है। बेसिकली हम इसको इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल भी बोलते हैं। अब इस लेवल पे आके आप दैट इज़ अ कांस्टेंट, सो हम इसको कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। एंड नाउ कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, दैट्स वाई हम इसको डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल बोलते हैं कि आपका रिटर्न जो है वो डिमिनिश कर रहा है। So basically the goal of a firm is to maximize profit which equal total revenue minus total cost। जो कि फर्म का गोल बेसिकली क्या होता है कि जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करना है, जो कि इक्वल होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट के। कि आप अपने टोटल रेवेन्यू में से जो टोटल कॉस्ट है उसको माइनस कर दें तो पीछे जो बचेगा वो फर्म का प्रॉफिट होगा। और हर फर्म का बेसिकली क्या है गोल, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। Some costs are explicit, other costs such as opportunity cost are implicit। फर्म की कुछ कॉस्ट एक्सप्लिसिट होती हैं, कुछ इम्प्लिसिट होती हैं, हमने इसको डिटेल जो डिस्कस किया। सो अ फर्म हैज़ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट डोंट वेरी विद क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड बट वेरिएबल कॉस्ट्स डू। लाइक फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो लॉन्ग रन में बेसिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती, बट शॉर्ट रन में उसका क्वांटिटी के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिक्स ही रहती है। जबकि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज होती रहती है। एवरेज टोटल कॉस्ट इज़ टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। जो कि एवरेज टोटल कॉस्ट है, जब उसको लाइक क्वांटिटी ऑफ आउटपुट पे डिवाइड कर देंगे, टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी ऑफ आउटपुट पे डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। मार्जिनल कॉस्ट इज़ द अमाउंट दैट कॉस्ट राइजेज इफ़ आउटपुट इज़ इंक्रीज बाय 1 यूनिट। लाइक आप मोर 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट लगा रहे होते हैं दैट इज़ मार्जिनल कॉस्ट। Marginal cost generally rises when the quantity of output average total cost firstly fall as output increase and then eventually rises with further output. So a firm cost often depend on the time horizon being considered। समटाइम जो फर्म की कॉस्ट है वो डिपेंड कर रही होती है लाइक टाइम हॉरिजॉन पे कि लॉन्ग रन आपके पास टाइम स्पैन है या शॉर्ट रन। सो मैनी कॉस्ट आर फिक्स्ड इन शॉर्ट रन बट वेरिएबल इन द लॉन्ग रन। लाइक बहुत सारी ऐसी कॉस्ट जो हैं वो जो कि शॉर्ट रन में तो हमारे पास फिक्स्ड होती हैं बट लॉन्ग रन में हमारे पास वेरिएबल होती हैं, बीइंग अ टाइम चेंज हो रही होती हैं। जैसे मैंने बात की कि अगर आप लाइक 6 मंथ की बात करें या 1 ईयर की बात करें तो फैक्ट्री का रेट जो है वो मैक्सिमम 1 ईयर तक बिल्डिंग का सेम रहता है रेंट।
लेकिन अगर आप फर्दर उसको 1 ईयर से आपका प्रोजेक्ट ज़्यादा है या आपकी फैक्ट्री जो है वो ज़्यादा लॉन्ग रन में चल रही है, आपका इस टाइप का बिजनेस है लाइक कॉटन इंडस्ट्री एट्सेट्रा, जो कि 1 साल से ज़्यादा चल रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि साल के बाद जो रेंट होते हैं वो रिवाइज हो जाते हैं, तो उस टाइम पे वो आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट में चेंज हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो लॉन्ग रन में जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो भी वेरिएबल कॉस्ट में चेंज हो जाती है, बट शॉर्ट रन में जो होता है कुछ कॉस्ट वेरिएबल होती है और कुछ फिक्स्ड होती हैं। When the level of production changes, average total cost may rise more in the short run than in the long run. जब प्रोडक्शन बेसिकली जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज होता है, उसमें चेंजेस आ रहे होते हैं, तो जो एवरेज टोटल कॉस्ट होती है स्टार्ट में जो है शॉर्ट रन में वो इंक्रीज होती है दैन इन द लॉन्ग रन। वेल, थैंक यू सो मच। ये आज का लेक्चर था, और इसमें जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई आप काइंडली मुझसे ज़रूर सवाल करें और उसके बारे में पूछें। और ये लेक्चर जो है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ध्यान से सुनिएगा, इसमें कॉस्टिंग की काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मे बी आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, बट अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, गुड लक।